हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। बच्चों हम आज पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, नया लेसन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। इसको बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का स्कोर करता है ये। और ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें कम फॉर्मूला और कम थ्योरी है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो और जल्दी से इसको सीख कर इसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ इस चैप्टर की कि हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सामने पहला टॉपिक है रासायनिक बल गति की परिभाषा एवं अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले अपन जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, गति के आधार पर, स्पीड के आधार पर, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको अपन डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपके सामने आएंगे जिनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है रासायनिक अभिक्रिया का वेग एवं उसके प्रकार। ठीक है, अब आप जानते हो एक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे R से P, R है अभिकारक, P है उत्पाद। तो आप देखते हो कुछ समय बाद अभिकारक टूटता है, अभी अपने पढ़ा था, और उत्पाद बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कुछ समय बाद इन दोनों की सांद्रता में परिवर्तन आएगा। अभिकारक की सांद्रता चेंज हो जाएगी, उत्पाद की सांद्रता भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभिकारक किसमें बदल रहा है, उत्पाद में। तो इसका जो अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया वेग। मतलब इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, कि सांद्रता में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया का वेग। उसके बाद उसके प्रकार पढ़ेंगे। अगला है सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ। ठीक है, अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के मध्य। एक बार ग्राफ प्लॉट करेंगे अभिकारक की सांद्रता के लिए और एक बार ग्राफ प्लॉट करेंगे उत्पाद की सांद्रता के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब अभिक्रिया होती है तो अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है। तो आप देखोगे समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी, क्योंकि अभिकारक किसमें बदल रहा है, उत्पाद में। तो अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अपन अभिकारक लेते हैं। स्टार्टिंग में अभिकारक अपने पास 100% होता है, अभी अपने क्रिया स्टार्ट नहीं की, अपने अभिकर्मक लिए हैं अभिक्रिया कराने के लिए, तो वहां पर अभिकारक 100% है, उत्पाद 0 है, उत्पाद नहीं बना। जैसे आप उन दो अभिकर्मों को ऐड करोगे तो अभिक्रिया स्टार्ट होगी, उत्पाद बनना शुरू होगा। तो धीरे धीरे उत्पाद बनेगा तो अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे समझने के लिए। आगे है अभिक्रिया का वेग एवं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध। अब वेग को तो अपन समझ चुके, अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है। बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो गुणांक होते हैं मोलों को दर्शाने के लिए, उन्हें बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, देखो सामने A B से बना C, यहाँ लिखा हो A के आगे 2, B के आगे 3 और यहाँ लिखा है 4। तो जो अभिकारक और उत्पाद के लिए जो गुणांक है, जो नंबर लिखे हुए हैं, वो उनके मोलों को बताते हैं और वही क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो अपन जब किसी अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करेंगे तो वहां पर उनके गुणांकों को भी आधार में मानेंगे। मतलब अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो उस उत्तर में इस 2 का उपयोग भी करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं वो अपन समझेंगे आगे समझेंगे जब पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध। अगला है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अभिक्रिया वेग को अफेक्ट करते हैं, जिसे अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है या कम हो जाता है, डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंदर। अगला है अणु संख्यता। नाम से स्पष्ट है, अणु संख्यता, अणुओं की संख्या। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं उस अभिक्रिया की अणु संख्यता, जितने अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, आगे अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया कोटि बच्चों एक टॉपिक अपन पहले पढ़ेंगे इसके अंदर, एक टॉपिक उससे पहले पढ़ेंगे अपन दर नियम या वेग नियम, ये पहले पढ़ेंगे। इस नियम से इन दोनों बातों को समझना आसान होगा
दर नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद अणुसंख्यता बता दिया, अणु संख्या जितनी होगी अभिक्रिया में वो कहलाएगी अणुसंख्यता। अभिक्रिया कोटि, दर नियम में जब आप दर नियम पढ़ोगे तो वहां पर जो सूत्र बनेगा वहां पर उस सूत्र में अभिकारक के कितने मोल भाग ले रहे हैं उन्हें बोलते हैं अभिक्रिया कोटि। अब आप सुन लो मेरे से कि इसमें भी संख्या आती है अणुओं की, इसमें भी संख्या आती है, लेकिन इसमें उन अणुओं की संख्या आएगी जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, जिनसे अभिक्रिया वेग परिवर्तित होगा। लेकिन यहाँ पर टोटल अणु आएंगे जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, चाहे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करे चाहे ना करे। यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल आएंगे और यहाँ पर वही अणु आएंगे जो रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। 7वां पॉइंट है शून्य कोटि अभिक्रिया। कोटि के बाद पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये 3 टॉपिक हमारे पास आएंगे कोटि के बाद। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। शून्य कोटि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। उसके बाद 10वां पॉइंट आएगा आर्यनीय सिद्धांत। आर्यनीय से कोई वैज्ञानिक था, उसने कोई समीकरण बताई थी अभिक्रिया वेग को और ताप के मध्य संबंध बताने के लिए, तो अपन पढ़ेंगे आर्यनीय सिद्धांत में। उसके बाद अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। अपन पहले भी प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे ताप, लेकिन ताप का जो इफेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको अपन दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ डेरिवेशन पढ़ेंगे जिसमें कुछ 2-3 फॉर्मूले आएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, वहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं। लास्ट है संगठन सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। मतलब इसका मतलब है जब अभिकारक अणुओं में टक्कर होगी तभी क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो टक्कर किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या कंडीशन है, वो सब पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद अपन 2 परिभाषा पढ़ेंगे लास्ट, सक्रियण ऊर्जा और एक है दहलीज ऊर्जा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा अपना, सक्रियण ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। मतलब जिन अभिकारकों के पास ये ऊर्जा होती है वही क्या बनाएंगे? उत्पाद। मैं रिपीट कर रहा हूं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जिन अणुओं के पास, अभिकारक अणुओं के पास ये ऊर्जा होगी वही क्या बनाएंगे? उत्पाद। दहलीज ऊर्जा क्या होती है? अब तुम जानते हो कि टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे तो अपन बोलेंगे जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक उत्पाद नहीं बनेगा, क्योंकि तुम जानते हो अभिकारक अणुओं के मध्य बीच में बल होते हैं, किसी बल द्वारा जुड़े रहेंगे तो उस बल को तोड़ना आवश्यक है उत्पाद बनाने के लिए। ठीक है, तो वह ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर के लिए आवश्यक होती है, मतलब जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक उत्पाद नहीं बनेगा और टक्कर करने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए, दहलीज ऊर्जा। और ये ऊर्जा होती है उत्पाद में बदलने के लिए। ठीक है, अभिकारक से क्या बन जाएगा? उत्पाद। तो ये ऊर्जा होनी चाहिए। ये कुछ टॉपिक है बेसिक जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे केवल पहला टॉपिक, रासायनिक बल गति की परिभाषा और अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान समझना, मैं पहले बोल रहा हूँ ये स्कोरिंग चैप्टर है, आप अच्छे से 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर को छोटा भी है और फॉर्मूले भी बहुत कम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला टॉपिक। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन रासायनिक बल गति की परिभाषा पढ़ेंगे कि क्या होती है, किसे कहते हैं, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गति की। अब रासायनिक बल गति की परिभाषा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो आपने अभी तक पढ़ी है। आपने कक्षा 11th में चैप्टर पढ़ा था ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद पढ़ा था रासायनिक साम्य, इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। ये 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ही 12th में आएगा आपके रासायनिक बल गति की, इसका अध्ययन करेंगे, रासायनिक बल गति की। अब बात करें उष्मा गति की। उष्मा गति के अपन पढ़ते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कब संभव होगी या नहीं होगी। इसमें मेरे पास कोई अभिक्रिया R से P है,
तो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, उत्पाद बनेगा या ना नहीं बनेगा, वो सब कुछ अध्ययन करते हैं उष्मागतिकी में। अब आपने पढ़ा होगा डेल जी, उस चैप्टर में था गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी। अगर डेल जी का मान वहां नेगेटिव होता है, मतलब 0 से कम होता है, तो वहां पर होता है स्वतः प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो वह अभिक्रिया स्वतः होगी और उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो इसका अध्ययन करते हैं उष्मागतिकी में, क्या अभिक्रिया होगी नहीं होगी, उत्पाद बनेगा है ना नहीं बनेगा। बात करते हैं रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य में अपन पढ़ते हैं, आप देखते हो वहां पर अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहा है, जो अपन यहां पर पढ़ लिया, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। अभिक्रिया होगी तो किस प्रकार की होगी, ठीक है, कैसे होगी और उत्पाद कितना बनेगा, कितना बनेगा मतलब अभिकारक कितना उत्पाद में बदल रहा है, इसका अध्ययन करते हैं रासायनिक साम्य में। और वहां पर एक कंडीशन आती है साम्य अवस्था, जहां पर अभिक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है, अभिक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है क्योंकि साम्य स्थापित हो जाता है, मतलब जितना अभिकारक टूट के उत्पाद बनाएगा उतना ही अब उत्पाद वापस अभिकारक में बदल जाएगा, जिसे बोलते हैं उत्क्रमणीय चिन्ह। जितना उत्पाद बनेगा उतना वापस अभिकारक भी बनता रहेगा, इसे बोलते हैं साम्य अवस्था। इसीलिए आपको यह अभिक्रिया रुकी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो अपन अध्ययन करते हैं साम्य में कि उत्पाद अभिकारक उत्पाद कितना बनेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बल गति की, जो अपन पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक। आपने देखा अभिक्रिया होगी नहीं होगी ये बता रहा है, या उत्पाद कितना बनेगा ये बता रहा है। अब अपन बात करें बल गति की, तो बल गति में अपन अध्ययन करेंगे कि अभिकारक उत्पाद बना रहा है, लेकिन कितने समय में बनाएगा, कितनी स्पीड से बनाएगा। तो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर समय, कितने समय में अभिकारक उत्पाद बदलेगा, अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा या साम्य अवस्था आने में कितना समय लगेगा। तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर टाइम ऑफ रिएक्शन, या अपने बोलेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग मतलब अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा, उसका अध्ययन करेंगे रासायनिक बल गतिकी में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं है आपको। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो मैंने बता दिया, इसमें किसका अध्ययन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, उसके बाद जब आप वेग का अध्ययन करोगे तो अब बात करते हैं वेग को प्रभावित करने वाले कारक भी आएंगे, कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो उनका अध्ययन भी इसी केमिस्ट्री की ब्रांच में करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, रासायनिक बल गतिकी, फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर न्यूमेरिकल आएंगे, तो अपन जब परिभाषा लिखेंगे तो अपन लिखेंगे भौतिकी रसायन की वह शाखा, फिजिकल केमिस्ट्री है तो भौतिक रसायन की वह शाखा। ठीक है, तो अपन परिभाषा सुनते हैं और लिखते हैं, आप ध्यान से सुनना। देखो स्टूडेंट्स, रासायनिक बल गतिकी, भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग, रासायनिक अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। इस क्रियाविधि में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की कोटि कितनी और अनुसंख्यता कितनी है, एवं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की विधि एवं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, ये परिभाषा कंप्लीट हो गई है, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, आप एक नोट कर लीजिए इसे।
ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अपन बोल सकते हैं गति के आधार पर, मतलब स्पीड के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। फर्स्ट है तीव्र अभिक्रिया, मतलब फास्ट रिएक्शन। रिएक्शन का शॉर्ट है क्रम है, शॉर्ट प्रतीक का आर एक्शन, रिएक्शन। सेकंड है अति मंद या धीमी अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड है मंद अभिक्रिया, सॉरी मध्यम अभिक्रिया, ना तो तेज होगी ना धीरे होगी, मीडिएट अभिक्रिया, मीडियम, तो मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। तीव्र अभिक्रिया, अति मंद या धीमी और मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब नाम से स्पष्ट है, तीव्र अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जो तेज गति संपन्न होती है, जिसे संपन्न होने में सेकंड समय भी नहीं लगता है। ठीक है, मतलब अपनी पलक झपकती है ना, उससे कम समय में यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं परिभाषा की। ऐसी अभिक्रिया जो तेज गति से संपन्न होती है तथा जिसे संपन्न होने में सेकंड, और सेकंड का मान दे रखा अपनी बुक में 10 की पावर -12 से 10 की पावर -16। देखो माइनस में है तो इतना कम मान है, इतना कम समय लगता है, कम से भी कम सेकंड समय भी नहीं लगता है। क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी अभिक्रिया जो तेज गति संपन्न होती है, जिस संपन्न होने में सेकंड समय भी नहीं लगता, उसका मान है 10 की पावर -12 से 10 की पावर -16। इतना कम समय लगता है, मतलब अपनी जो आंखों की पलक झपकती है ना, उससे पहले ये उत्पाद बन जाता है। इतनी तेज अभिक्रिया होती है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे वो आएगी आयनिक अभिक्रियाएं। जितनी भी आयनिक अभिक्रिया होती है वो फास्ट गति से होती है, क्योंकि उसमें आयन होता है, और आप जानते हो आयन 2 प्रकार के, धनायन और ऋणायन। और वो दोनों आयन विपरीत आवेशित प्रकृति के होते हैं, तो उनके मध्य आकर्षण होता है, तो जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं, तो अभिक्रिया तेज गति संपन्न हो जाती है। कारण उनके मध्य क्या, कौन सा फोर्स कार्य करता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, क्योंकि आवेश विपरीत प्रकृति के, माइनस और प्लस। एवं उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। कहने का मतलब है, सेकंड एग्जांपल है एसिड और बेस। जब एसिड और बेस क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, उसे बोलते हैं उदासीनिक अभिक्रिया। वो भी फास्ट गति से होती है, क्यों? अम्ल डोनेट करते हैं H+ आयन, तो जो क्षार होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं H+ आयन, तो अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लेंगे? लवण और जल। तो ये 2 प्रकार की रिएक्शन है जो तीव्र गति से होती है, जल्दी संपन्न होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आयनिक एग्जांपल ले रहा हूं। पहला आयनिक अभिक्रिया का, जैसे आपके पास
AgNO3 है और AgCl है, NaCl है। बोला आपके पास आपने दो टेस्ट ट्यूब ले ली, एक में भरा AgNO3 और एक में लिया NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, ये ले लिया। अब जैसे आप AgNO3 में AgNO3 टेस्ट ट्यूब में मिलाओगे NaCl, जैसे मिलाओगे पलक झपकने से पहले आंसर बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। इतनी फास्ट अभिक्रिया होती है क्योंकि दोनों आयनिक कंपाउंड है। यह टूटेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, ये टूटेगा Na+ और Cl माइनस में, क्योंकि ये दोनों आयनिक अभिक्रिया है, दोनों आयनित हो जाएंगे। अब जब भी आपको इस कंपाउंड को आयनित करना हो तो जो शुरू वाला तत्व है वो बनाएगा धन आयन और जो आगे वाला तत्व बनाएगा ऋण आयन। ऐसे ही Na+ और Cl माइनस। अब दोनों में आवेश है, विपरीत प्रकृति का है, तो बनेगा उत्पाद बनेगा, जल्दी भी क्रिया होगी। उत्पाद क्या बनेगा? Ag के पास आएगा Cl, क्योंकि क्रिया हमेशा विपरीत आवेशित आयनों के मध्य होती है, और Na के पास बनेगा NO3। और जब भी किसी कंपाउंड का सूत्र लिखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव भाग को लिखा जाता है, क्योंकि वह कम विद्युत तत्व होता है। तो देखो बात करें आंसर की, तो अपने पास उत्पाद बनेगा AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल था आयनिक अभिक्रिया का, जो अभिक्रिया फास्ट होती है। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आयनिक अभिक्रिया तीव्र गति संपन्न क्यों होती है, आयनिक अभिक्रिया तेज गति संपन्न क्यों होती है? तो आपको आंसर लिखना है। अब आप जानते हो आयनिक अभिक्रिया में विपरीत प्रकृति के आवेश आयन होते हैं, तो आप बोलना वहां पर विपरीत प्रकृति के आयनों के मध्य या विपरीत आवेशित आयनों के मध्य परबल स्थिर विद्युत आकर्षण कार्य करता है, इसलिए वह अभिक्रिया तीव्र गति संपन्न होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप खुद नोट करोगे। आयनिक अभिक्रिया तीव्र गति संपन्न होती है, क्यों? तो लिखना क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य परबल स्थिर विद्युत आकर्षण कार्य करता है, इसीलिए वो अभिक्रिया तीव्र होगी, जल्दी से क्या बनेगा? उत्पाद। अगला एग्जांपल लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ये आयनिक अभिक्रिया है, अब ले रहा हूं उदासीनिक अभिक्रिया। तो जब आप किसी एसिड और बेस को मिलाओगे, एसिड ले रहा हूं मैं HCl, बेस ले रहे हैं NaOH, ठीक है। अम्ल और क्षार को रिएक्ट कराओगे तो दोनों क्रिया करेंगे और बनाएंगे जल, तो ये टूटेगा H+ और Cl माइनस, और ये आयनित होगा Na+ और OH माइनस, जो आप अच्छे से जानते हो, 11th क्लास पढ़ चुके हो आप। तो रिएक्ट करेंगे तो बनेगा लवण, सामान्य लवण और जल। यह अभिक्रिया भी फास्ट होगी क्योंकि एसिड और बेस दोनों आपस में क्रिया करते हैं, एक H+ डोनेट करता है तो एक H+ एक्सेप्ट करता है। तो ये दो एग्जांपल बताए मैंने, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक अभिक्रिया और उदासीनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो एक बार। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अति मंद अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया होगा आपने, तो ठीक है आगे चलते हैं अपन। अब अगली अभिक्रिया पढ़ने से पहले अपन एक बात समझेंगे। आप एक बात बताना, जब आप बोल दो कि अभिक्रिया बहुत तेज गति संपन्न होती है, मतलब पलक झपकने से पहले आंसर बन जाता है, तो आप बताओ कि आप इस अभिक्रिया के लिए डिटरमाइन कर सकते हो क्या अभिक्रिया का वेग? याद कर सकते हैं अभिक्रिया वेग? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत भाग गति से होती है, मतलब आपकी जो आंखों की पलक झपकती है उससे पहले उत्पाद बन जाता है। तो आप कैसे डिटरमाइन कर पाओगे कि अभिक्रिया वेग क्या है, किस गति से अभिक्रिया हो रही है, उत्पाद कैसे बनेगा? तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था दो टेस्ट ट्यूब है, एक में AgNO3 एक में NaCl है। जैसे आप AgNO3 में NaCl ऐड करोगे मतलब आंखों की जो पलक झपकती है उससे पहले आंसर बन जाएगा, बहुत कम से कम समय लगेगा। तो इतने कम समय को अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, अपन अभिक्रिया वेग को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अपन बोल देंगे विशेषता इसकी इस प्रकार की
इस प्रकार की अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रिया रासायनिक बल गति के, रासायनिक बल गति के अध्ययन के लिए, रासायनिक बल गति के अध्ययन के लिए सही नहीं होती है तथा अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया बहुत फास्ट होगी तो आप उसमें डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अगली रिएक्शन है अति मंद अभिक्रिया। ठीक है, आपने नोट कर लिया। सेकंड, अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो। ठीक है, अति मंद नाम से स्पष्ट है, जिसको पूरा होने में बहुत अधिक समय लगेगा, कई महीने या वर्ष लग जाते हैं इस अभिक्रिया कंप्लीट होने में। ठीक है, तो अपन बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से संपन्न होती है तथा जिसे संपन्न होने में कई महीने या वर्ष लग जाते हैं, क्या कहलाती है? अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति संपन्न होती है, जिसे संपन्न होने में कई महीने या वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसका अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ठीक है, एग्जांपल लिख रहा हूं, लोहे पर जंग लगना। कोरोजन, ये पढ़ेंगे अपन लेसन नंबर 4 में, कोरोजन संसरण। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना। ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। दूसरा है तांबे, कॉपर, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तो अब जब तांबे को यूज करते हैं तो कई महीनों बाद या वर्ष के बाद उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत आ जाती है। तीसरा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जो कोई भी अभिक्रिया होती है तो अगर वो अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है, मतलब HMU प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो अभिक्रिया के मध्य बॉन्ड ब्रेक होता है, उत्पाद बन जाता है। लेकिन वही रिएक्शन अगर अंधेरे में, मतलब सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में कराते हो, और उत्प्रेरक तुम जानते हो ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, मतलब अभिक्रिया को जल्दी संपन्न कर देते हैं। ठीक है, तो कोई अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति और उत्प्रेरक की एब्सेंस में हो रही है तो उसे पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि ना तो उत्प्रेरक लिया मैंने ना प्रकाश लिया, तो अभिक्रिया के मध्य जो बॉन्ड होगा वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, मतलब ब्रेक होने में समय ज्यादा लगेगा, तो उत्पाद बनने में वक्त भी बहुत अधिक लगेगा। तो तीसरा एग्जांपल है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 एवं O2 के संयोग से जल का निर्माण। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन 3 मुख्य एग्जांपल है, लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 और O2 के संयोग से जल का निर्माण। ठीक है, तो ये सेकंड अभिक्रिया थी अतिमंद अभिक्रिया। ठीक है, अब बात बोले कि इस अभिक्रिया को बल गति के लिए चुना जा सकता है क्या, मतलब इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए भी वेग ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो देखो, वैसे तो अपन इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक अभिक्रिया वेग ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन माना कोई स्टूडेंट बोले कि मैं तो ज्ञात करके ही रहूंगा, तो क्या करना पड़ेगा? लोहे की चद्दर नीचे सोना पड़ेगा खटिया डालकर, और उसको देखना पड़ेगा जंग लग रही है नहीं लग रही। ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कितना समय लगेगा, वर्ष या महीने,
ठीक है, तो देखता रहेगा जंग लगे लगे लगे, लेकिन जंग तो बहुत दिनों बाद लगेगी, कई वर्ष या महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो अपन उसका पता नहीं कर सकते, बहुत अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो अपन सिंपल बोल सकते हैं इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए भी रासायनिक अभिक्रिया का विज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात रासायनिक बल गति के अध्ययन के लिए नहीं चुना जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा। अब लास्ट पढ़ेंगे मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, एक बार नोट कर लो आप इसको। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट अपने मन में ना सोचे कि मैं लोहे पे जंग लगना अभिक्रिया को देख सकता हूं, डिटरमाइन कर सकता हूं अभिक्रिया को, पॉसिबल नहीं है। उसको कई महीने या वर्षों तक लोहे की चद्दर के नीचे खाट डाल के सोना पड़ेगा, जब जाके उसको लगेगा कि लोहे पे जंग लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतना समय देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लास्ट पढ़ते हैं अपन, लास्ट अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, ये अभिक्रिया ना तो तेज होगी ना धीरे होगी, तो मतलब ये अभिक्रिया कुछ लिमिट समय में पूरी हो जाएगी, इसलिए इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया विज्ञात कर सकते हैं। रासायनिक बल गति के अध्ययन के लिए सूटेबल होती है। तो आपसे प्रश्न पूछे ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार की अभिक्रिया रासायनिक बल गति के अध्ययन के लिए सही होती है, तो राइट आंसर होगा मध्यम अभिक्रिया, ना तो तेज होती है ना धीरे होती है, जो अपने सूटेबल है, कुछ निश्चित समय में संपन्न हो जाती है। परिभाषा होगी ऐसी अभिक्रिया जो मध्यम वेग या गति से, मध्यम गति से संपन्न होती है तथा संपन्न होने में मिनट या कुछ घंटे लगते हैं, मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जो मध्यम वेग से संपन्न होती है, मतलब कुछ मिनट या घंटों में संपन्न हो जाती है, जो अपन पॉसिबल है, अपन देख सकते हैं, कुछ मिनट या घंटे अपन रुक सकते हैं, अभिक्रिया को अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं, वेग भी ज्ञात कर सकते हैं कि ज्यादा समय नहीं है, कुछ निश्चित समय में पूरी हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं इस प्रकार की अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रासायनिक बल गति के अध्ययन के लिए चुना जा सकता है। अपन सिलेक्ट कर सकते हैं इन अभिक्रियाओं को रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रासायनिक बल गति के अध्ययन के लिए चुना जा सकता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल है H2O2 का तापीय वियोजन या तापीय अपघटन। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं H2O2 को जब आप प्रकाश की प्रेजेंस में तोड़ोगे तो बनेगा H2O और O2। H2O2 इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो प्रतिरोधी के रूप में काम आता है, घावों को साफ करने में यूज में लेते हैं डॉक्टर या मेडिकल वाले। ठीक है, तो जब इसको ब्रेक करोगे तो बनेगा H2 और O2। बैलेंस करेंगे, यहाँ पर O की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर O 3 बार आ गए, तो बैलेंस करने के यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, अभी क्या बैलेंस है, 2 दूनी 4 H है, यहाँ भी 4 H है, O2 ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है। ये पहला एग्जाम्पल है मध्यम अभिक्रिया का। दूसरा एग्जाम्पल है N2O5 का वही तापीय अपघटन।
यहाँ भी इसको ताप देके तोड़ेंगे। इसका नाम है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर हम बोलेंगे दो है तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो बनेगा NO2 और O2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, NO2 और O2। बैलेंस करेंगे, यहाँ पर N कितनी बार, 2 बार, यहाँ पर 1 बार। तो बैलेंस करने के अगर आप यहाँ पर 2 लगाते हो तो बात करें ऑक्सीजन की, यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 6, बैलेंस नहीं होगा तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए अब N कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो 4 लगाना पड़ेगा। यह भी क्या बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 5 दूनी 10, तो यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 2 10। तो सेकंड एग्जांपल है मध्यम अभिक्रिया का, जो ना तो तेज होता है ना धीरे होता है। और यह अभिक्रिया रासायनिक बल गति के सूटेबल है। अपन आगे अध्ययन करेंगे अभिक्रिया वेग, तो इन अभिक्रियाओं को ही चुना जाएगा। लास्ट एग्जांपल है तीसरा, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। मतलब आपको एस्टर को जल में डालकर तोड़ना पड़ेगा अम्ल की प्रेजेंस में। अब आप जानते हो एस्टर का सूत्र होता है RCOOR, मतलब ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर दोनों तरफ R है तो बोलेंगे एस्टर, एक तरफ R और यहाँ पर H तो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये एस्टर का नॉर्मल फॉर्मूला है। जल अपघटन, जल की प्रेजेंस में आप इसके तोड़ोगे, अम्ल की प्रेजेंस H+, तो भी एसिड लेना अम्लीय माध्यम में, तो जल अपघटित होगा जल में, तो आंसर बनेगा RCOOH प्लस ROH। तो जल टूटेगा H+ और OH- में, और बॉन्ड ब्रेक होता है हमेशा एस्टर में। ये हमेशा एस्टर में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि C और O में O की जो विद्युतता होती है वो अधिक होती है कार्बन की तुलना में। तो साझे के इलेक्ट्रॉन O की तरफ चले जाएंगे, आंशिक विस्थापन होगा, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अब यहाँ माइनस हो तो इसके पास जाएगा H+, ROH एल्कोहल, और इसके पास आएगा OH कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मैं लगा रहा हूँ डेज बता रहा है कि ये दोनों समूह अलग अलग है। अगर यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर CH3 नहीं होगा, अलग होगा। C2H5 कर सकते हो, मतलब यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे जो मध्यम अभिक्रिया को डिनोट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, उसके प्रकारों के बारे में। ठीक है।